नमस्ते बच्चों। बच्चे बूढ़े जो भी देख रहे हैं सभी को नमस्ते। ठीक है। आज हम एक नया टॉपिक जो है वृत्त यानी सर्किल, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके जो प्रमेय है यानी थ्योरम जो है, उन थ्योरम को हम प्रूव नहीं करेंगे, सिर्फ उसके प्रॉपर्टीज बोलिए चाहे उसका थ्योरम बोलिए, उन सबको एक नज़र देख लेंगे। ये जो थ्योरम है यानी ये जो प्रमेय है, इसको अगर नहीं देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग जो जितना सवाल बनता है वो सवाल हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए चलो एक बार देख लेते हैं। कुछ ही मिनट की बात है, वीडियो में बने रहिए। आसान भाषा में समझाएंगे आप वृत्त के बारे में। तो वृत्त एक बार देख लीजिएगा तो आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। ठीक। ये वृत्त है क्या? वृत्त का इंग्लिश का नाम है ये सर्किल। सर्किल किसे कहते हैं यानी वृत्त किसे कहते हैं? वृत्त जो है किसी स्थिर बिंदु से किसी स्थिर दूरी पर उन सभी बिंदुओं के समूह, यानी ये बिंदुओं का समूह है। ये जो रेखा है यानी ये जो वृत्त की परिधि है, ये बिंदुओं का समूह। इट मीन्स किसी स्थिर दूरी पर उन सभी बिंदुओं के समूह को वृत्त कहते हैं। ये जो स्थिर बिंदु है ये केंद्र है, इसका नाम केंद्र। एक ये केंद्र है। फिर इस केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। बाकी हम केंद्र से होकर अगर कोई जीवा निकलता है यानी गुजरता है तो उस जीवा को हम व्यास कहते हैं। जीवा मीन्स क्या है? जीवा वो है वृत्त को कहीं भी कट करे, यानी एक प्रतिच्छेद यानी छेदक रेखा। ये है छेदक रेखा। यानी वृत्त को दो जगह पर अगर काटे तो वो रेखा क्या कहलाएगी? व्यास। बीच में अगर जाएगा तो व्यास, और अगर कहीं दूसरे जगह में है तो जीवा। ये व्यास भी एक जीवा है। सबसे बड़ी जीवा यही है, व्यास वाला। ठीक है। ये सबसे बड़ी जीवा है व्यास। इसे केंद्र कहते हैं, बीच वाला बिंदु को। केंद्र से वृत्त के स्थित किसी बिंदु तक दूरी को क्या कहेंगे? त्रिज्या। ठीक। वृत्त के सामान्य अवधारणों को हम जानेंगे। वृत्त का जो तल होता है, जिस तल पर वृत्त रहता है, उस तल को वृत्त तीन भागों में बांटता है। कितने भागों में? तीन। ठीक है। वो तीन भाग क्या है? एक तो बाहरी क्षेत्र, एक वृत्त खुद वृत्त पर, और दूसरा वृत्तीय क्षेत्र यानी अंदर का भाग। यानी इसे अभ्यंतर भी कहा जाता है। अभ्यंतर ये बाहरी भाग और ये वृत्त। ठीक। तीन भागों में बांटा किसी तल को। अब ये है कि ये जो छेदक रेखा है यानी जीवा है, जीवा वृत्त को दो भागों में बांटता है। कैसे? देख लीजिए, आप खुद ही देख पाएंगे। ये एक छोटा सा है, एक बड़ा सा है। जो छोटा सा है उसे हम लघु वृत्तखंड कहेंगे। क्या कहेंगे? लघु वृत्तखंड। जो दूसरा है बड़का वाला, इसका नाम है दीर्घ वृत्तखंड। क्या नाम है? दीर्घ वृत्तखंड। ठीक। अब ये वृत्तखंड तो है। अब हम लोग अगर ऐसे सोचे कि इस केंद्र से ये एक त्रिज्या है, दूसरा त्रिज्या कहीं और है, तो ये बीच वाला क्षेत्र क्या नाम क्या है इनका? तो ये है त्रिज्याखंड। क्या नाम है इनका? त्रिज्याखंड। अब त्रिज्याखंड भी ऐसे ही होता है, एक छोटा सा एक बड़का सा। छोटा को लघु त्रिज्याखंड कहेंगे और बड़ा को दीर्घ वृत्तखंड सॉरी दीर्घ त्रिज्याखंड कहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या है कि इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे। ये वृत्त क्या काम करता है? वृत्त के अंदर क्या कोई चतुर्भुज बन सकता है? या वृत्त कितने बिंदुओं से मिलकर बनते हैं? एक बिंदु से अगर पूछा जाए कि एक बिंदु से कितना वृत्त खींचा जा सकता है, तो एक बिंदु से अनंत वृत्त खींचा जा सकता है। यहाँ से भी एक काट होता है, यहाँ से भी होता है, कहीं और से भी होता है। इस तरह छोटा बड़ा मिलके बहुत सारा वृत्त खींचा जा सकता है, सिर्फ एक बिंदु से पार। ठीक है। अगर दो बिंदु कहेंगे तो भी बहुत सारा हो सकता है, यानी अनंत हो सकता है। एक बिंदु से अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं, दो बिंदु से भी अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। लेकिन अगर तीन बिंदु ऐसा कहें कि तीन असंरेखित बिंदु, सिर्फ एक और एक ही केवल वृत्त खींचा जा सकता है तीन बिंदुओं से। ठीक है। अब है आपके ये जो प्रमेय है, इसको देख लेंगे। ये प्रमेय क्या है? किसी वृत्त के दो जीवा अगर आपस में बराबर है, ये दो जीवा अगर आपस में बराबर है, तो हम इस केंद्र से अगर यहाँ पर कोई कोण अंतरित करें, ठीक है, इस जीवा से केंद्र पर कोई कोण अंतरित करें, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो। अगर आप लोग त्रिभुज चैप्टर पढ़े हैं तो आसानी से समझ पाइएगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो हम दूसरा वीडियो में त्रिभुज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, देख लीजिएगा। ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है। दोनों त्रिभुज के देखिए, ये जीवा बराबर है। ये तो त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या बराबर, ये भी बराबर। यानी एस 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 सर्वांग समता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। सर्वांग सम मीन्स हर एक अंग समान। इसका मतलब ये कोण भी बराबर।
तो हम यहाँ से क्या पाए, हम यहाँ से पाते हैं कि अगर दो जीवाएं आपस में बराबर है तो उनके द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण भी बराबर होगा। सही है। अगर ये जीवाएं आपस में बराबर है तो ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक। इसी को अगर उल्टा से कहें, मतलब विपरीत से कहें तो कैसे कहेंगे कि दो जीवाओं से केंद्र पर बनने वाले अंतरित कोण बराबर है तो उनके जीवा भी आपस में बराबर है। ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या है, ये है किसी वृत्त के एक जीवा पर केंद्र से खींची गई एक लंब। जो लंब है वो लंब क्या करता है, इस जीवा को समान भागों में विभाजित कर देता है, दो भाग। अगर ये जीवा का लंबाई मान लीजिए 10 है तो ये इधर 5 इधर 5 आ जाए, यहाँ से नाम दे देते हैं, ये ए बी है इसकी है ए सी भी 5 बी सी भी 5। कैसे, अगर टोटल जीवा की लंबाई क्या है, टोटल जीवा की लंबाई अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 ये भी 5। कैसे, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समविभाजित करता है। ठीक। अब इसी को उल्टे तरीके से अगर कहें कि किसी जीवा को अगर केंद्र से किसी भुजा या केंद्र से कोई रेखा खींचे तो उस रेखा अगर जीवा को समान भागों में विभाजित करे तो हम पाएंगे कि ये वाला कोण यानी जो कोण जीवा पर पड़ेगा वो कोण 90 डिग्री होगा, यानी लंब होगा। ठीक है, दो हो गया, इसमें दो हो गया, इसमें दो हो गया, विपरीत मिला के 4। अब ये क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा होता है कि एक यहाँ बिंदु, एक यहाँ बिंदु, एक यहाँ बिंदु, एक यहाँ बिंदु, ये जो बिंदुओं को मिलाने वाला जो चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज को हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। कौन सा चतुर्भुज कहेंगे, अगर किसी सर्किल के अंदर कोई चतुर्भुज बैठा है जो सर्किल के मतलब किसी बिंदु पर मिला हुआ है तो वो चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। ठीक है, ये चक्रीय चतुर्भुज जो है इनका ये जो सम्मुख कोण है इनके कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक, आप तो जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज का टोटल कोणों का योग क्या होता है, 360 होता है। तो ये जो सम्मुख कोणों का योग है 180 डिग्री होता है, तो ये भी, ये दोनों भी 180 डिग्री होगा। फिर हम इसके बारे में और एक जानकारी लेते हैं। ये जो केंद्र है, अगर केंद्र से, ठीक, केंद्र से इस तरह अगर ये कोण बना है, केंद्र से अगर ये कोण बना है और यहाँ से अगर इस तरह का कोण बना है, ठीक, ये मान लीजिए आपका क्या है, जीवा है। तो जीवा के एक ओर कोण, जीवा के एक ओर के कोण दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ये कोण और ये कोण नाम दे देते हैं, जीवा का नाम है ए बी, ये सी डी। अगर इसको मान लेते हैं अभी नहीं है, चक्रीय चतुर्भुज के बारे में अभी बात देते हैं। मान लीजिए ऐसा नहीं है आपके पास ऐसा है, सिर्फ एक जीवा है, जीवा के एक ओर दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। इसी वृत्त के अंदर अगर जीवा के एक ओर बने कोण दो है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, दो हो चाहे चार हो तीन हो, जितने कोण बनेंगे सभी कोण आपस में। अगर ये जीवा यहाँ ना होकर ये व्यास होता तो क्या होता, ये व्यास जो है वृत्त को दो अर्धवृत्त में बांटता है। इसका मीन्स ये व्यास जो है अलग से वो बना के दिखा देते हैं। यहाँ से मान लीजिए ये वृत्त है, ये व्यास है, इसके ओर जो बने कोण है ये हमेशा 90 डिग्री, व्यास के बने, व्यास से एक और बने कोण 90 डिग्री होता है। यहाँ भी एक बनेगा 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो हम तो पहले ही पढ़ चुके हैं कि जीवा के एक ओर बने कोण क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ भी ये भी जीवा है, व्यास है, क्योंकि ये बड़ा जीवा है, सबसे बड़ा जीवा, तो इसके एक ओर के बने कोण 90 डिग्री होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो ये भी हो। अब है, इसी को देखते हैं फिर से, इसको मिटा के, क्या है ये, मान लीजिए आपके पास ये केंद्र है, केंद्र से एक कोण, मतलब एक जीवा से केंद्र पर एक कोण बना है, उसी जीवा से वृत्त के दूसरे बिंदु पर एक कोण बना है। ठीक है, तो इससे हम पाएंगे क्या कि ये जो केंद्र पर अंतरित कोण है ये इस कोण का डबल होगा। ठीक है, ए बी इसका नाम ये ओ है, ये सी है। जो ए सी बी है, ए सी बी ये इस कोण का आधा होगा, यानी ये छोटा ये बड़ा, इससे ये डबल, अगर इसके सापेक्ष पूछे तो इससे वो हाफ, यानी ए सी बी बराबर हाफ ए ओ बी। ठीक, समझ में आ गया। किसी जीवा अगर वो केंद्र पर कोई कुछ मान से, यानी 60 डिग्री मान लेते हैं हम, 60 डिग्री के मान पर केंद्र पर
कोण अंतरित करता है, ठीक। वही जीवा अगर वृत्त के दूसरे बिंदु तक, मतलब बीच में नहीं कहीं, वृत्त पर किसी बिंदु तक अगर कोण बनाता है तो वो कोण इससे आधा बनेगा। ये अगर 60 है, ये 30 बनेगा। ये 60 है तो ये 120 बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक। इसी तरह बहुत सारा है, हम इसी तरह दिखाएंगे, इसको मिटाते हैं। अब आते हैं और एक क्या है, ये है, ये एक वृत्त है, इसका केंद्र ये ओ है। दो जीवा अगर बराबर जीवाएं हैं तो ये जो केंद्र है, केंद्र से बराबर दूरी पर वो दोनों स्थित होगा। ठीक है, अगर जीवाएं बराबर हैं तो वो समान दूरी पर स्थित होगा केंद्र से। इसी तरह अगर इसको विपरीत से कहेंगे, कैसे कि अगर बराबर दूरी पर कोई जीवाएं स्थित है तो जीवाएं भी आपस में बराबर होंगी। ठीक हो गया। अब 10th क्लास में एक चैप्टर है स्पर्श रेखा, टॉपिक है, सब टॉपिक, ये स्पर्श रेखा के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, इस स्पर्श रेखा क्या है? स्पर्श रेखा वृत्त के किसी एक बिंदु से होकर बाहर से कोई अगर रेखा गुजरे किसी एक बिंदु पर, ठीक है, एक बिंदु पर ही स्पर्श बिंदु है, माने एक ही बिंदु पर स्पर्श करता हो, ठीक, तो वो है स्पर्श रेखा। क्या? स्पर्श रेखा। ये है स्पर्श बिंदु, ये स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा अनंत हो सकते हैं, किसी वृत्त के त्रिज्याएं अनंत हो सकती है, स्पर्श रेखाएं अनंत हो सकती है, व्यास भी अनंत रेखाएं हो सकती हैं, ठीक है, जीवाएं भी अनंत हो सकती हैं, त्रिज्याएं भी अनंत हो सकती हैं। ठीक, तो ये जो स्पर्श बिंदु है ये एक ही है। अगर बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचने की वाली बात कहें तो बाह्य बिंदु, किसी बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींचे जा सकती है। कितने? दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये देखिए, ये मान लीजिए पी है, ये एक स्पर्श बिंदु ए है, ये स्पर्श बिंदु बी है, तो ये पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक, कैसे हैं? किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचने वाली सिर्फ दो होते हैं। अगर समांतर स्पर्श रेखा की बात कही जाए तो समांतर स्पर्श रेखा भी दो ही होता है। कैसे होता है? ये देख लीजिए, एक वृत्त है, इधर अगर एक ऐसे स्पर्श रेखा खींचे तो इसके समांतर सिर्फ यही पर हो सकता है, एक ही हो सकता है। अगर यहाँ खींचे तो इसके समांतर यही हो सकता है। तो स्पर्श रेखाएं सिर्फ दो ही होता है जो समांतर होने वाली। स्पर्श रेखा बाह्य बिंदु से अगर आती है तो वो दो ही होती है, लेकिन स्पर्श रेखाएं एक वृत्त के कितने हो सकते हैं ये पूछा जाए तो बहुत सारा, अनंत हो सकती है। ठीक है, अब है कि ये स्पर्श रेखाएं केंद्र पर अगर, केंद्र से अगर इस स्पर्श बिंदु तक अगर त्रिज्या खींचा जाए तो ये स्पर्श रेखाएं इस पर लंब डालते हैं। केंद्र से स्पर्श बिंदु तक अगर त्रिज्या खींची जाए तो उस त्रिज्या पर ये क्या बनाएगा? लंब बनाएगा। ठीक है, तो ये भी 90, ये भी 90, 90 90 180, तब क्या बचेगा? ये दोनों का जोड़ भी 180 होना चाहिए, तभी ना 180 और 180 360 होगा। ठीक है, तो ये दोनों मिला के 180 होना चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं? ये और ये कोण आपस में क्या है? समपूरक है। ठीक, अब है ये स्पर्श रेखाएं यहाँ पर 90 डिग्री कोण अंतरित करता है। अगर इस तरह से कोई रेखा खींचा जाए तो ये पाइथागोरस प्रमेय से इसको निकाल सकते हैं। ये और ये अगर दिया हुआ हो तो पाइथागोरस से इसको त्रिज्या को भी निकाल सकते हैं। पाइथागोरस त्रिज्या आप लोग जानते हैं, फॉर्मूला भी जानते हैं, त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ लिए थे एक बार। अब क्या है? लास्ट है, ये जो वृत्त है, वृत्त का यहाँ अगर कट करके यहाँ नीचे ले लेते हैं इस तरह से, तो ये है छोटा सा आ गया, तो ये है लघु चाप। ये टोटल को चाप कहते हैं। ये चाप जो है ये वृत्त की परिधि है। क्या है? परिधि। ये यहाँ से यहाँ अगर काट के ले लिए तो ये है चाप, यानी इसको छोटा है, ये छोटा है, यानी इसको लघु चाप कहें, और बड़ा वाला जो है वो दीर्घ चाप है। ठीक है, अब आप लोग एक बात ध्यान रखिए कि अगर वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो, वृत्त का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो तो इस चाप से बने वृत्तखंड का चाप से बने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या बनेगा? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बनेगा, ये चाप से मान लिया ये 60 डिग्री बना, टोटल तो 360 होता है, तो 360 का 60 सिर्फ, यानी 60 अपन 360 गुना पाई आर स्क्वायर बन जाएगा। ये तो वृत्त का क्षेत्रफल है, लेकिन 60 डिग्री का ही हम लोग चाहिए। 360 डिग्री का कोण अगर होगा तभी पाई आर स्क्वायर हम कह सकते हैं। अभी है 60 डिग्री, यानी 60 अपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अगर इसी को हम क्या चाप का अगर परिधि निकालें किसी छोटा सा चाप का, तो चाप का क्या होगा? चाप का परिधि यानी परिधि 2 पाई आर होता है, तो चाप का परिधि उसी तरह होगा, थीटा बाय थीटा अपन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक, थीटा कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक, अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर आप लोग को निकालने कहा जाए तो वृत्तखंड कैसे निकालेंगे?
पहले देख लीजिए ये जो त्रिज्या खंड है, इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर बाद दे देंगे क्या ना, ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल। कैसे लिखेंगे कैसे? मान लीजिए वो त्रिज्या खंड का कुछ नाम दे देते हैं, ये है ओ, ये ए, इस यहाँ पे एक बिंदु दे देते हैं पी, यहाँ बी। त्रिज्या खंड का नाम है ओ ए पी बी। यानी अगर हम दीर्घ दीर्घ या हो या क्या हो, लघु हो, वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर निकालने को कहा जाए आपको, तो आप क्या कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे? ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी त्रिज्या खंड जो है, त्रिज्या खंड माइनस ये वाला त्रिभुज ओ ए बी। अगर ये टोटल से इसको अगर निकाल देंगे तो ये वाला क्या रहेगा, बच जाएगा। तो यही तो वृत्तखंड है हमारा, त्रिज्या खंड माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो आप लोग जानते हैं, थीटा बटे में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा अपन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये है त्रिज्या खंड का। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आप लोग को पता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग को ऐसे पता होगा, अगर 90 डिग्री वाला कोण वाला त्रिभुज बने तभी पता होगा आप लोग को कि हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है, ऐसा होता है। अगर यहाँ 90 डिग्री वाला हो तो हाफ आधार इसको और इसको ऊंचाई मान लेंगे, फिर इसको भी मान सकते हैं, इन दोनों का गुणनफल हाफ इंटू इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो 60 डिग्री है, कैसे निकालेंगे? तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिए, ध्यान से देखिएगा, हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। हाफ बनेगा आर स्क्वायर, आर मीन्स ये जो त्रिज्याएं हैं, और साइन थीटा का तो आप लोग जानते हैं मान 60 है, तो साइन 60 लगा देंगे यहाँ पे, फिर मान पुट करेंगे, अपने आप आ जाएगा, इनसे इसको घटा देंगे, वृत्तखंड का मान आ जाएगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग त्रिभुज के बारे में देखेंगे, किसी वृत्त के बारे में भी कुछ प्रॉब्लम्स है उनको भी देख लेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, मोटिवेट से आप लोग को पढ़ा सकें। ठीक है, थैंक यू।